प्यारे साथियों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार जुडिशरी जो आप लोगों की 4 जून को होनी है, उसको कैसे क्रैक किया जाए, उस पर रणनीति पर चर्चा करते हैं। खास करके उत्तराखंड का एग्ज़ाम जो 30 अप्रैल को हुआ, उसके हो जाने के बाद संशय के बादल बड़े स्तर पर छंट गए। हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें जो इस ऊहापोह में थीं कि वहाँ कितने नंबर आएंगे, कितना नंबर नहीं आएंगे, वहाँ जाना ठीक रहेगा कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने यह भी डिसीजन लिया केवल मुझे बिहार देना है इत्यादि। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग हैं। हर कोई जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए जो कुछ बन पड़ता है करता है। कभी कभी ये बात सिद्ध जान पड़ती है कि केवल एक स्टेट में फोकस रहें, कभी कभी ये बात सिद्ध जान पड़ती है कि 2-3 स्टेट में फोकस होकर पढ़ाई करें। लेकिन मेरी दृष्टि में उत्तराखंड, यूपी और बिहार तीनों एक गोल चक्कर में पूरे होते हैं। तो तीनों की परीक्षाएं अगर हों, पॉसिबिलिटी हो, तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये आपके फ़ायदेमंद है, एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये अब नहीं चर्चा करेंगे, इसमें ज़्यादा समय आपका ज़ाया नहीं कराएंगे कि ये समझाएं आपको कि उत्तराखंड के कितने पेपर बिहार से मिलते हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। हम बात करेंगे कि 4 जून को जो आपकी परीक्षा होनी है, उसमें क्या सूझबूझ अपनाएं कि हमें 170 नंबर, 100 नंबर जीएस का और 150 नंबर लॉ का, यानी 150 और 100 मिला दें तो 250 नंबर होता है। और इसमें ऐसा यूपी की तरह नहीं है कि लॉ पर 2 नंबर मिलेगा और 1/3 माइनस मार्किंग होगी। जीएस में 1 नंबर मिलेगा 150 नंबर के लिए और माइनस मार्किंग होगी। वहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लग बाई चांस 4-5 क्वेश्चन अगर सही कर ले गए तो आप अंदर हो सकते हैं। लेकिन पिछले 30वीं और 31वीं को देखकर, खास करके 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था 29वीं का, 28वीं, 29वीं, 30वीं, 31वीं 4 परीक्षाओं का एक सार मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। उसमें आप इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हैं, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हों, लेकिन अगर इसको अपनाते हैं तो अंदर हो जाएं। अब इसमें ये सूझबूझ मैं 10, 15, 20 मिनट जो भी ये क्लास या जो भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगी, उसमें आप हर बात को, हर बिंदु पर ध्यान से सुनिएगा। आपको ये समझ आएगा कि कैसे इस परीक्षा में चाह कर लोग अंदर नहीं हो पाते और क्यों बार बार कोई अंदर होता है, बार बार इंटरव्यू फेस करता है, मेंस लिखता है, क्यों, आपको समझ आएगा। आइए सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसका प्रारूप क्या है। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी लगभग समान रूप से आई, समान रूप से भरी गई, समान रूप से परीक्षा तिथियां आईं, उत्तराखंड हो चुका। तो इसमें यह भी बताने की बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं बची है कि सिलेबस क्या है। लेकिन फिर भी वो पहली बार अधिवक्ता बहन और अधिवक्ता बंधु जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो शायद अभी गंभीर ना हो, क्योंकि महज 34 दिन बचे हैं। और उन 34 दिन में आज के दिन जब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 12:30 बजे बुधवार का दिन है और 3 मई है। तो उस 12:30 बजे रात के बीच में हम ये रिकॉर्ड करते हुए आपके लिए इसलिए इसको लेके आए हैं जिससे आप तकनीक को समझें और साथ ही साथ उससे तकनीक देने वाले को भी समझें, अर्थात मुझे। हम अपना एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो उत्तराखंड में भी पूरा चला और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फर्स्ट पार्ट बिहार जे के अकॉर्डिंग हो चुका। सेकंड पार्ट कल नहीं परसों यानी 4 मार्च को शाम 7 बजे जाएगा। वो ऑनलाइन टेस्ट सारा चल रहा है। जो बच्चे इससे जुड़ना चाहेंगे उनके लिए उनका स्वागत है। ये बहुत लिमिटेड फीस में ये टेस्ट कराया जा रहा है। आप इसका लाभ लेकर के अपने को आंक सकते हैं, अपने को बेहतर कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। आइए हम ये देखते हैं कि अपने इस सूझबूझ को हम कहाँ टिकाएं, कहाँ ध्यान गड़ाएं तो हमारा फ़ायदा 10 गुना अधिक हो सकता है। वैसे कहते नहीं कि बिना दिशा के आप अगर चले जा रहे हैं तो आपको सफलता मिले या ना मिले, वो अंधेर के आगे बटेर जोड़ना जैसे है, अंधे के हाथ बटेर लग जाए जैसा है। लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसी सही दिशा का आभास कराने के लिए आज की हमारी ये क्लास है, दोनों प्रश्न पत्र पर एक साथ, जिससे आप बोर्ड पर ये देख सकें और आपके दिमाग में एक चित्र बन सके कि हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा भी सोचना चाहिए था। सर सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे ये ऑन पब्लिक ये वीडियो रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, कोई भी इसे देख सकता है।
और इस पर कमेंट अपने कर सकता है। तो आप देखें, आप जैसा सिलेबस जानते हैं उसमें कुल 20 पेपर हैं। 20 पेपर से समान, खास करके यह वीडियो उन नए अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं है, जो LLB करके आए हैं, फार्म भर दिया है और कुछ 2-4 मित्रों के संपर्क में हैं, लेकिन वो उतना प्रौढ़ या जानकार नहीं है। उनके लिए बहुत, उन्हीं को फोकस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें वो मूर्धन्य हमारे सीनियर अधिवक्ता बंधु और बहन टोका टाकी या बहुत उसमें तनी मीन मेख निकालने से हम रिक्वेस्ट है कि आप बचें, आप अपना समय पढ़ाई में लगाएं। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं करें क्या, इतने सिलेबस पढ़ें कैसे। तो आप देखें, मैं इधर पूरे सिलेबस नोट कर दिया हूँ। यहाँ तक कि एक सिलेबस मैंने ऐसा भी नोट किया है, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट, जो वहाँ पंचाट अधिनियम करके एक प्रोसीजर का हिस्सा है और प्रक्रिया विधि में अनिवार्य प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा का है। उससे कभी कभार एक सवाल, जैसे स्मॉल कॉजेज कोर्ट से वो कभी कभी 1 या 2 सवाल ऐसे कभी कभार पूछ लेते हैं। हालांकि जिस प्रश्न पत्र को मॉडल बना करके मैंने ये ढूंढ निकाला है उसमें नहीं पूछा गया था, उसमें सुखाधिकार से भी नहीं पूछा गया था, लेकिन ये पॉसिबल है कि सुखाधिकार से भी क्वेश्चन बना दें। तो टोटल पेपर मिला करके 20 हो जाते हैं। इधर आप इसको 1080 क्वालिटी बढ़ा करके, अगर इसका स्क्रीनशॉट में हट जाता हूँ, आप ले भी सकते हैं, तो आपको एकाएक सिलेबस का भी ज्ञान हो जाएगा और इसमें ये भी देख पाएंगे कितने पेपर हैं और कितने नंबर पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही हिस्सा है। ये जिग जैग होता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जिस अनुपात में यहाँ दिखाई दे रहा है उसी अनुपात में जिग जैग होता है। मतलब जैसे ये जो जब से 2016 वाले यानी 29वीं से जब ये पब्लिक ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया संविधान के साथ, और ये अनिवार्य विषय के तौर पर नहीं रहा, एक वैकल्पिक विषय हुआ। उसके पहले ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें उस विधि को हटा करके अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लग गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इस पॉइंट को आप देखें, ये पूरे 150 नंबर के प्रश्न पत्र में इस पे एक सवाल पे एक ही नंबर मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 20 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन और 20 नंबर का एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सिनेरियो बना हुआ है। 2-4 नंबर का फर्क पड़ता है। 31वीं में भी यही पोजीशन बनी रही। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, जब ये राज व्यवस्था का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन और उसी से टच है, कम से कम रिट वाला जो टॉपिक है, तो आपको इसकी समग्र तैयारी करनी चाहिए, विधिवत पढ़ना चाहिए। जैसे आप यूपी में एविडेंस, CRPC, प्रोसीजरल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ते हैं, वैसे वहाँ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे, जो कि मैंने टेस्ट का उत्तराखंड के बाद पहला टेस्ट रखा था, वो 18वां टेस्ट है। 17 टेस्ट हो चुके हैं। जो बच्चा जुड़ेगा भी, अभी भी अगर जुड़ना चाहता है, तो वो पुराने टेस्ट भी उसको मिलेंगे, लेकिन उसको अपने हिसाब से जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये दोनों पेपर कितने इंपॉर्टेंट हैं। कुछ अनुपात में मैं लिखता रहा, लेकिन एक पेपर जिगजैग हो गया, इसलिए यहाँ आकर के TPA मुझे यहाँ लिखना पड़ा। ये TPA मुझे लिखना चाहिए था यहाँ 12 के नीचे। यहाँ कहने का मतलब है उसी क्रम में मैं लिखता जा रहा था, लेकिन मिस हो गया। तो हम कहे कौन मिटाए, बच्चों को ऐसे समझा देंगे। तो नंबर 1 पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बाद हमने जो पेपर रखा है 6 मई को, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे टेस्ट है। तो ये 15 नंबर पूछता है, और आप सोचिए उतना ही लगभग टाइट से पूछता है। ये क्यों ऐसा है, आप यहाँ ध्यान दें, ऐसे ही हवाई नहीं बनाया है उसने सिलेबस। ये दोनों वैकल्पिक पेपर हैं, यानी जो व्यक्ति टाइट कॉन्ट्रैक्ट ले चाहे ना ले, लेकिन वो मुख्य परीक्षा के विषय हैं, इसलिए उन पर विधिवत प्री में भी पूछाई होती है। ऐसे संविधान लें चाहे ना दें, इसकी जगह पे मर्केंटाइल लॉ ले लें, तो संविधान और प्रशासनिक विधि एक पेपर है, इसलिए उस पर जमकर पूछाई होती है। समझ रहे हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट के तौर पर नहीं। तो ये दोनों पेपर यानी टाइट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आप यहाँ खुद देख लें क्या पोजीशन है। उसके बाद थोड़ा सा कम करके 12, 8, 20 हिंदू मुस्लिम फैमिली लॉ है। ये दोनों जो पारिवारिक विधियां हैं, पारिवारिक विधि, फैमिली लॉ, समझ रहे हैं, इसके बीच में ही ये TPA जुड़ जाएगा। क्योंकि
हिंदू लॉ से 12 क्वेश्चन, हम 29वीं का मॉडल आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के 2 नंबर 4 नंबर इधर उधर रहता है। फिक्स डिजिट नहीं है कि इतना ही आएगा, 2-4 नंबर का इधर उधर हो सकता है। लेकिन ये मॉडल अगर आप माइंड में आप नहीं रखेंगे तो आप जो नहीं ज़्यादा पढ़ना चाहिए वो ज़्यादा पढ़ सकते हैं और आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं। और अगर दिग्भ्रमित हुए तो आपके नंबर जो 170 नंबर स्क्वायर जोन नंबर वाले नंबर हैं, 170 या इसके ऊपर, 165 के ऊपर संभावना हो जाती है सिलेक्शन पाने की। लेकिन अगर 170 के ऊपर निकल गए तो निश्चित सीट आपकी सुरक्षित हो जाए। कितने में? 250 में। तो आप यहाँ देखें, ये जो हिंदू लॉ है उसके बाद 11 क्वेश्चन पूछा गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम से। आपके यहाँ सोचिए, आपके यहाँ का जो पेपर आया था उस तरीके से प्रश्न पत्र नहीं आता, आता सिंगल वे में। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 5-7 लाइन में उनके लिखे होते हैं। खास करके 2016-17 में जो परीक्षा हुई वो बहुत लॉन्ग पेपर, लेंदी पेपर बनाया था। ऐसा कमीशन हर बार नहीं कर रहा है, लेकिन उस साल बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया था। मैं भी उसमें स्टूडेंट था, इसीलिए उसी को मॉडल पेपर पे रख करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए कि क्या चीज़ कम मेहनत करके अच्छा गेन किया सकता है और कहाँ अनिवार्य रूप से अधिक मेहनत करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद देखें मुस्लिम विधि के 8 क्वेश्चन, ये भी कम नहीं है। और आप आश्चर्य मानेंगे, ये बिल गिफ्ट वाले चैप्टर से भी सवाल बनाते हैं। अच्छे सवाल, गिफ्ट से अच्छे सवाल। केवल विवाह का चैप्टर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ अधिवक्ता बंधु जो अधिकचरा नॉलेज रखते हैं उनको ये समझ आता है फैमिली लॉ का मतलब खाली विवाह वाला चैप्टर नहीं भाई। वो ऐसे चैप्टर अग्र क्रया अधिकार, समझ रहे हैं, वो वहाँ से भी सवाल, हक सुफा, वहाँ से भी सवाल बना रहे हैं और अच्छे सवाल बनाते हैं। विवाह से तो आता ही है, वो तो पॉपुलर चैप्टर है, वहाँ से सवाल बगैर बनाए फैमिली लॉ पूरे नहीं होगा। लेकिन ये समझ लीजिए, अगर 8 में 8 सही करना चाहते हैं तो आप इसी अनुपात में, जिस अनुपात में मैं लिखा हूँ, और इस टीपीए वाले पेपर को हिंदू लॉ के नीचे रखें, उस पेपर पे उसी अनुक्रम में, जिस अनुक्रम में मैं लिखते आ रहा हूँ उस अनुक्रम में आप तैयारी करें। उसके बाद आता है एविडेंस एक्ट। ये क्यों वहाँ बिहार में कम पूछता है? यूपी वाले बच्चे बहुत धुरंधर हैं, प्रक्रिया विधि बहुत पढ़ते हैं। अपने यहाँ एपीओ के पेपर में जहाँ 30 सवाल आता है, 25 सवाल आता है, वहाँ केवल 6 नंबर। अपने जे के पेपर में भी कम से कम 10 सवाल आप पा सकते हैं, वहाँ देखिए केवल 6 नंबर। जानबूझ के कम करता है क्योंकि वो मौलिक विधियों से ज़्यादा सवाल बनाता है, ज़्यादा नंबर का सवाल बनाता है। तो जो डिफ्रेंसिएशन है यूपी और बिहार और उत्तराखंड में, इससे समझें, ये चित्र ऑटोमेटिक आपको समझा देगा, इसमें कोई बहुत बड़ी दुविधा वाली बात नहीं होगी। फिर देखें पार्टनरशिप, हमारे यहाँ माइनर लॉ का हिस्सा है, ये एचजेएस में है। अब मैं इतना देखिए, नेगोशिएबल से 6 नंबर आया है। ये जो है हमारे यहाँ यूपी जूनियर डिवीजन में तो नहीं है, ध्यान देना, लेकिन यूपी एचजेएस से सवाल, यूपी एचजेएस में पीटी में सेक्शन 138 से सवाल आया है। समझ आइए, ये हम इसलिए आपका इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसी में साथ साथ यूपी एचजेएस प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। वो बच्चे जब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब चल रहा था, चला, अभी 5 तारीख तक वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, 6 को उनके हाथ में पेपर जाएगा, उसके पहले वो दे रहे थे। तो जो पेपर स्पेशली बिहार में है, यूपी एचजेएस से उसका लेना देना नहीं, वो पेपर उनको नहीं देना। जैसे इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बाद कंपनी लॉ है, माल विक्रय अधिनियम है, ये स्पेशली बिहार में है, उसका यूपी से मतलब नहीं है। तो इसलिए उसको मैं सिंगल वे में पेपर करवाऊंगा और वो पेपर केवल बिहार जे के स्टूडेंट के लिए होगा जो प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो उसी अनुपात में देखिए मैंने वो भी लिखा है, सीपीसी से भी महज 4 सवाल। अब जरा सोचिए, कोई इसको ना समझे और पूरी ऊर्जा सीपीसी पे लगाए, वो लड़का बिहार में सेलेक्ट हो सकता है, बल्कि वो तो फायदे में हो सकता है कि सीपीसी को उठा के रख दे, लेकिन ये पढ़ डाले ऊपर वाला तो वो काम कर सकता है। तो ये चार्ट आपको सहयोगी होगा। मैं मानता हूँ काफ़ी बच्चे, जो टेक्निकल ज़माना है, इधर उधर संस्थाएं तमाम बातें बताती हैं, खुद से भी करता आदमी, लेकिन ये एक पॉलिसी या डिप्लोमेसी को शेयर करने का मात्र मकसद ये है, वो अबोध बच्चे, अभी जो नए नवेले हैं, अमोले हैं, वो समझ पाएँ और हमको भी समझ पाएँ कि सर सही बता रहे हैं या गलत। आप लोग भी विश्लेषण करने के लिए या चीज़ों को सही गलत ठहराने के लिए आज़ाद हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, कंपनी विधि से 4 नंबर, ध्यान से देखिएगा, माल विक्रय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मर्केंटाइल लॉ का हिस्सा है, 4 नंबर प्री में आता है। साम्या विधि से 2 नंबर,
ट्रस्ट से 2 नंबर, यही सी जो 2-2 नंबर आप देख रहे हैं, 2-4 नंबर, ये यूपीएचजीएस की सीन बनती है। यहाँ भी 2 ही 4 नंबर यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, और वो सही नहीं करेंगे तो यूपीएचजीएस में 70 नंबर अगर नहीं आया तो अब की बार प्री नहीं निकलेगा। ये जो खामोशी है, अभी तक वैकेंसी का आता पता नहीं है, केवल गुड़गुड़ 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 हो रहा है। ये आप पहले से बता दे रहा हूँ, पेपर कैसा भी बनाएं, कितना टफ कितना सरल, 70 के नीचे मेरिट नहीं आएगी। और 70 नंबर पाने के लिए यहाँ और बिहार में 170 नंबर पाने के लिए 1 दिनों रात जो मेहनत कर रहा होगा, जो बहुत ही सीरियस होगा, वो बंदा निकालेगा। जमाई लेकर चद्दर तान कर सोने वाला नहीं 11 बजे। हमें शौक नहीं चल रहा है, 12:45 बज रहे हैं रात के। हम टेस्ट सीरीज पर आज का टेस्ट लेकर कॉपी चेक करके तब आपके सामने बोर्ड पे आए हैं। आप समझिए कि हमें ये मात्र बताने के लिए कि ये टेक्निक अगर समय रहते बच्चे नहीं पाएंगे तो ये क्या 10 दिन बीत जाने पर बताने का कोई मतलब है? अभी ये मौका है कि जो आप अगर रेंज से बाहर हों तो आप रेंज के अंदर आ जाएं। ये चीज़ पर आप गौर करें और गंभीर हो जाएं। फिर देखिए, स्पेशल रिलीफ एक्ट यूपीएचजीएस में है, 2 नंबर आया। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम स्पेशल वहीं है बिहार में, यहाँ नहीं है। और लास्ट में है सुखाधिकार अधिनियम, इससे इस साल कोई सवाल नहीं पूछा गया था। यूपीएचजीएस में भी कभी कभी सुखाधिकार से सवाल नहीं पूछा गया है, कभी कभी मोहम्मदन लॉ से सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन आता है, सिलेबस में है, ये महत्वपूर्ण है। तो आप इस चार्ट को देख करके मुतमईन हो सकते हैं कि हमको मेहनत कहाँ करनी, क्यों करनी, कितना फ़ायदा कितना नुकसान। ये तो रही विधि की बात जो 150 नंबर का है। अब आइए 100 नंबर जीएस पर भी देख लेते हैं। एक मैं चार्ट बना दिया हूँ जिससे आपके दिमाग में चित्र बने, और जब चित्र बन जाएगा तो उसी अनुरूप आप अपने आप को ढालकर बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इतिहास प्रखंड जीएस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बिहार के लिए। टोटल 35 सवाल पूछे जाते हैं 100 में। अब जरा सोचिए, जो इतिहास का स्टूडेंट होगा 8 साइज का, वो यहीं लीड ले लेगा, बढ़िया धुरंधर। ये नहीं कि एंसेंट इंडिया छोड़ के पढ़ता है, एंसेंट इंडिया के भी क्वेश्चन ये 6 कम नहीं है, आपका सिलेक्शन वहाँ बना बिगाड़ सकते हैं। और 6 नंबर मेडुअल से सबसे ज़्यादा आधुनिक से, ये भी 2-4 नंबर का फर्क हो सकता है, फिक्स डाटा नहीं है वो। भूगोल में भारत विश्व में देखें, भारत से 9 क्वेश्चन, विश्व से 6 क्वेश्चन, यानी दोनों टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ भी पढ़ना आपका सार्थक होगा। ऐसे विज्ञान, अब यहीं आप ध्यान देना, जो बच्चे साइंस साइड के नहीं हैं, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइंस के जो अधिवक्ता साइंस साइड के नहीं हैं, एलएलबी पास हैं, बिहार जे देने जा रहे हैं, यही ना सावधान हो। ये 30 नंबर के लिए 14-14 नंबर देख रहे हैं, और ये 4, 14-14, 28, 4, 32, यानी 30 से 32, मैं 20 से 22 लिख दिया हूँ। 30 से 32 नंबर का खेला होता है। अंदाजा लगाइए, ये 30 से 32 ये, और मेंस में यानी जब मुख्य परीक्षा होगी तो 100 नंबर का विज्ञान भी होगा। तो आपको देखा जाए, जो भी प्री मेन का टोटल पूर्णांक आप करें तो जो बनता है उसमें प्री और मेन यानी लगभग 30 नंबर से 32 नंबर, 35 नंबर प्री में और 100 नंबर मेंस के लिए। ये उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं हो जाएगा जो पेवर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, पीएमसी से इंटरमीडिएट है, या बायोलॉजी से है, या बीएससी एमएससी है। तो ये बच्चे, इसलिए विज्ञान जिसका स्ट्रांग होता है तो वो बिहार में प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। यही वो की पॉइंट है, मैं यहाँ इशारा कर देता हूँ, की पॉइंट जिससे ये तय हो जाता है कि किसका चयन बिहार में होगा और किसका नहीं होगा। ये बहुत मेजर डिफरेंस डालता है। ये अपने यूपीजे में या उत्तराखंड जुडिशरी में डिफरेंशिएशन का आधार नहीं है, वहाँ विज्ञान पे भारित नहीं है, लेकिन बिहार साइंस को बहुत प्रमोट करता है। वो यहाँ से जाहिर होता है कि उन्होंने मेंस में एक सिंगल पेपर रख रखा है 100 नंबर का। जैसे जीएस 100 नंबर का आपको मिलेगा मेंस में, वैसे विज्ञान भी 100 नंबर का मिलेगा। और यूपी में आप विज्ञान जीएस देख रहे हैं, 200 नंबर का है, जिसमें 9 नए एक्ट जुड़ गए हैं।
तो इतना गड्ढ-मड्ढ है, इतना गजर-बजर है कि इस परिस्थितियों में सिलेबस के साथ अपने ताने-बाने को सेट करना, अपनी मानसिक स्थिति को बना के रखना, पारिवारिक झंझावातों, हित मित्रों, नात दोस्तों, रोज़ की रोज़मर्रा की खबरों से, तबाहियों से अपने आप को बचाना और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना संतुलित करना कि हमारे जीएस में जो 100 नंबर का ये मैक्सिमम मार्क्स है, इसमें सिलेक्शन के लिए आवश्यक रूप से 170 तभी आपका आएगा जब इसमें कम से कम 60 नंबर लेके आए मिनिमम। हम कहते हैं अगर 8 साइट वाला बंदा लक बाई चांस यहां से 5 नंबर भी चुरा ले, ध्यान देना, 8 साइड वाला स्टूडेंट इस 30 में से 5 चुरा ले लक बाई चांस, तो बाकी में उसका कमांड होना जरूरी है कि नहीं है। अभी नीचे बात नहीं किया हूं, करंट अफेयर्स से 15 से 20 सवाल, साल से 1.5 साल की घटनाओं का विधिवत अध्ययन जब होगा तब ये 15-20 मिलता है। जिसका अध्ययन होता है वो पाता है इसमें, अगर 20 क्वेश्चन पूछा है तो पाता है लगभग वो 15 पूछा है तो पाता है 13। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है वो मैं स्पष्ट बता दूं, इस 20 में से लक बाई चांस 3 से 5 सही कर सकता है, इससे अधिक नहीं। और अगर वो करंट में 3 से 5 पे, चाहे वो साइंस का हो चाहे आर्ट का हो, अगर 3 से 5 सही कर रहा है उसका सिलेक्शन बिहार में नहीं होगा। कहने का एक और अर्थ, करंट वो कैसा पक्ष है, चाहे आप साइंस के हों चाहे आप आर्ट के हों, चाहे आप साइंस के हों चाहे आप आर्ट के हों, दोनों के लिए मैंडेटरी है, आज्ञापक है। इसको आप विधिवत देखें, और नहीं देख रहे हैं तो देखें, मैगजीन ले आएँ। दृष्टि भी इस समय घटना चक्र अवेलेबल है, बहुत सफिशियंट मैगजीन है, उसको भी कायदे से देख के जाएं। इतने क्वेश्चन जीएस में भारित होते हैं उस पर, ये नंबर आपके एकाएक काट के डाउन कर देंगे और आप बड़ी कसमकस में, आपको बताऊं अच्छी खासी भीड़ होती है 155 से 165 के बीच में, और ये एक का सिलेक्शन नहीं होता। 165 के ऊपर वही निकलता है जो करंट में, अगर मान लीजिए 15 सवाल पूछा है, 20 सवाल पूछा है तो 15 निश्चित सही किए होगा, तभी जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। साइंस के सारे सवाल नहीं सही होते, कभी कभी सवाल बहुत टफ होते हैं, और उस साइंस में कहाँ से कितना पूछता है ये ध्यान दीजिए। जीव विज्ञान से 14, रसायन विज्ञान से 14, भौतिक विज्ञान से 2 ही 4 क्वेश्चन आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों से प्रायोगिक विज्ञान है ये, जिसका जीवन में प्रयोग है तो भौतिक भी, लेकिन वहाँ भौतिक दुनिया में जो गृह विज्ञान जैसा एक सिनेरियो क्रिएट होता है, वो सवाल आप देखें, अगर 5 साल के प्रश्न पत्र में केवल विज्ञान के प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देखें, उसकी प्रकृति समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये खुद ब खुद समझ आएगा कि जिसने बायोलॉजी से इंटरमीडिएट किया है वो फ़ायदे में रहेगा कि नहीं, जो बीएससी एमएससी किया है फ़ायदे में रहेगा कि नहीं, एलएलबी किया है, तो ये भी ध्यान में रखें। उसके बाद एक छोटी सी टॉपिक बचती है लास्ट में, सामान्य ज्ञान। विश्व में कौन बड़ा, भारत में कौन बड़ा, कौन रोड, सड़क, पुल, पहाड़, पर्वत, रेल इत्यादि, और साथ ही ख्याति लब्ध व्यक्ति या व्यक्तित्व, इससे रिलेटेड किसी स्थल का नाम या दिवस या भारत और विश्व के बारे में कोई बहुत मशहूर हस्ती या स्थल का नाम। तो ये एक पॉइंट, ये ख्याति लब्ध व्यक्ति, दूसरा पॉइंट स्थल का नाम है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ये पॉइंट क्या है, पामीर की गांठ कहाँ है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, लेकिन जीके का भी बनता है। इस्तांबुल कहाँ है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, लेकिन जीके का बनता है। दिवस तो आप जान ही रहे हैं। तीसरा पॉइंट, भारत और विश्व के संदर्भ में कौन बड़ा है कौन छोटा। इस 4 पॉइंट को ध्यान में देखें। लेखकों के नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं जीएस में, जीके के नाम पर 2-4 क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का ये आता है। ये बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाता। तो कुछ लड़के लूसेंट लेकर बिहार जे का प्री निकालना चाहते हैं, वो जरा सोचें उनको पढ़ना क्या चाहिए। सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहिए कि ये। अब बाकी हम नहीं समझाएंगे, आप पर छोड़ते हैं, खुद समझ गए होंगे। अभी तक अगर ऐसा नहीं सोचा होगा तो सोचिए, देरी मत कीजिए। 34 दिन बचा है। अपनी जिंदगी को सड़ने से बचाने के लिए जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए। अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जो हम चला रहे हैं, ये चलेगा 1 जून तक।
लास्ट टेस्ट सामान्य ज्ञान पर ही होगा, हूबहू जैसे सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ला के मैं सिंगल पेपर ले रहा हूँ। जो बच्चा जुड़ रहा है उसके पास शेड्यूल जाता है, और वो लिमिटेड, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है उसकी, आप एक सीमित दायरे में दे करके और आप इसको कर सकते हैं। आप हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान से देख लें, 7705090393। इसी पर मैसेज करके आप उस टेस्ट सीरीज़ से जुड़कर अपने आप को आंक सकते हैं। ठीक है, हम फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर या किसी महत्वपूर्ण क्लास पर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए और अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए कि आपको यह विश्लेषण कैसा लगा। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।